मैं आपका आभारी हूं कि राजस्थान के बजट पर बात कहने का आपने मुझे अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता ने 2018 और 2019 के दो चुनावों में अपना अलग अलग जनादेश दिया। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनाई और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बने, इसके लिए पूरे राजस्थान से 25 सदस्य उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिता करके भेजे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जयपुर दौरा है और मैं आपके माध्यम से उनसे और राजस्थान के इन 25 सांसदों से ये जानना चाहता हूं, कितना प्रचंड जनादेश मिलने के बाद राजस्थान की जनता को क्या मिला? क्या राजस्थान की जनता को कोई विशेष अनुदान मिला? क्या राजस्थान की जनता को कोई विशेष पैकेज मिला? क्या रेलवे में, क्या सिंचाई में, और माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या जेजेएम में राजस्थान को क्या प्राप्त हुआ? हमारी रेलवे की योजनाएं, मैं भीलवाड़ा का आपको कोच फैक्ट्री का याद दिलाना चाहूंगा, जिसके लिए भूमि आवंटन हो चुका है और वो भूमि राजस्थान सरकार ने निःशुल्क दी है। रेलवे के जो हमारे प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न का कैनाल का प्रोजेक्ट है और जेजेएम की जो पेयजल योजनाएं हैं, भारत सरकार की ओर से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा। खुद जल मंत्री जो मारवाड़ से आते हैं, क्या उनको बाड़मेर के हालात पता नहीं है? क्या उनको जैसलमेर के हालात पता नहीं है? जो रेशियो पेयजल योजनाओं का 10 और 90 का चलता था, आज राजस्थान को इस बात की सजा दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद आपने जिता करके भेजे हैं, तो रेशियो को बदलकर 90 और 10 से बदल करके हम 50-50 कर देते हैं। इसी तरीके से जल संरक्षण योजनाएं, कृषि आधारित योजनाएं, सबके अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान का शेयर घटा है, राजस्थान की जनता को कमजोर करने का प्रयास हुआ है। और मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय यह भी विनती करना चाहता हूं सरकार से, हम बजट आता है, बजट पर चर्चा करते हैं, तारीफ करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन बजट की पवित्रता बरकरार रहे, इस दिशा में हम क्या करते हैं? हमारा बजट एस्टीमेट क्या होता है, हमारा रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है और हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या होता है? क्या हमने कभी ये देखने का प्रयत्न किया? क्या सरकार ने कभी इस बात की जवाबदेही तय करने की चेष्टा की कि जो हमारा सेक्रेटरी बजट एस्टीमेट प्रस्तुत करवा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, और उसके बाद में जो संशोधित अनुमान लेकर के आ रहा है, उसके बाद में भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर के अंदर और रिवाइज एस्टीमेट में समानता क्यों नहीं होती? क्या आज तक हमने किसी सेक्रेटरी की इसके लिए जिम्मेदारी तय की? और जब तक हम ये नहीं करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट को गंभीरता और बजट की पवित्रता कायम नहीं रखी जा सकती। मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से बनाई गई समितियों का जिक्र करना चाहता हूं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, प्रतिपक्ष के नेता उसके अध्यक्ष होते हैं, क्या हाल है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशें इस सदन में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन उसके बाद में उन सिफारिशों पर क्या हुआ, कितनी उसकी क्रियान्वित हुई, कितनी उसकी पालना हुई, क्या इस सदन को कभी बताया जाता है? क्या कभी सरकार की ओर से उनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं? जिस सेक्रेटरी को उसमें बुलाया जाता है पालना रिपोर्ट को लेकर के, वो अपनी लाचारी दिखा देता है। मैं तो उस वक्त था नहीं, दूसरा था। यही हाल एस्टीमेट कमेटी का है।
आज एस्टिमेट कमेटी की माननीय सभापति महोदय क्या उपयोगिता रह गई है? आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, एस्टिमेट कमेटी का कार्य किस रूप में चल रहा है और क्या एस्टिमेट कमेटी के प्रति हमारी शासन प्रशासन की कोई जवाबदेही रह गई है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एश्योरेंस कमेटी, क्या हाल है एश्योरेंस कमेटी के? सदन में मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय घोषणा कर देते हैं। सभापति महोदय, माननीय सदस्य, सदन के बारे में आप चर्चा नहीं करें, सीधे सीधे बजट पे आए आप। सदन के बारे में या समितियों के बारे में किसी तरह की कोई चर्चा आप यहाँ पे नहीं करेंगे। बजट पर चर्चा हो रही है और जनता के धन का दुरुपयोग हुआ है और इस सदन के अंदर सरकार की ओर से जो आश्वासन दिए गए हैं, अगर उन आश्वासनों की क्रियान्विति नहीं हुई है तो उस पर क्यों नहीं बोला जा सकता? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस पे रूलिंग चाहूंगा, इस बात से मैं आपकी बात रख रहा हूं, लेकिन इस सदन के अंदर अगर आश्वासन दिया गया है और आश्वासन समिति को गंभीरता से प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जाता है, इस सदन के अंदर जो रिपोर्ट पेश की जाती है उस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होती है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय पूरा अधिकार है इस पर चर्चा करने। माननीय सदस्य जी, पुनः आग्रह करूंगा, इस तरह की आप कोई चर्चा सदन में नहीं करें। इस तरह की जो आसन से पूर्व में व्यवस्था दी गई है और तदनुरूप ही मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप कोई चर्चा नहीं करें और माननीय सदस्य ने जो कुछ भी समितियों के बारे में जिक्र किया है उसे विलोपित कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों के विचार हमने लगातार सुने। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों ही सरकारों के बजट पेश हुए हैं, लेकिन नागरिक सुविधाओं के लिहाज से दोनों सरकारों के अपने क्या क्या नजरिए बजट में सामने आए हैं वो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर राजस्थान की हमारी सरकार ने 2020-21 में की तुलना के अंदर जो रिवाइज एस्टीमेट है उसके कंपैरिजन में 21.62% अधिक बजट का प्रावधान किया है। इसके विपरीत भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में जो उनका 2020-21 का रिवाइज एस्टीमेट था उसकी तुलना में 21-22 में 9.51% कम बजट का प्रावधान किया। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने जो 20-21 में 82,445 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था वो इस बार 74,602 करोड़ रह गया है। राजस्थान सरकार ने जो 13,219 करोड़ का प्रस्ताव रखा था वो बढ़कर 16,077 करोड़ हो गया। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में 21-22 में 16.91% अधिक बजट का प्रावधान किया। इसके विपरीत भारत सरकार ने 20-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में 21-22 में मात्र 9.56% की वृद्धि का प्रावधान किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान की हमारी मौजूदा सरकार ने कई बेहतर प्रावधान किया है। भारत सरकार ने जहां पिछले साल 85,089 करोड़ रुपए का शिक्षा के लिए प्रावधान किया था, जो अब मात्र बढ़ाकर 93,224 करोड़ रुपए किया गया। राजस्थान की सरकार ने 24,681 करोड़ के 41 करोड़ के प्रस्ताव को बढ़ाकर 36,472 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय किया। परिवहन के क्षेत्र में सबसे जोरदार उपलब्धि राजस्थान सरकार ने दिखाई है। 20-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में 21-22 में 65.67% अधिक बजट का प्रावधान किया गया, जबकि भारत सरकार ने 20-21 की तुलना में
21-22 में मात्र 6.61% वृद्धि का प्रावधान किया है। राजस्थान सरकार ने पिछले साल के 2045 करोड़ की तुलना में इस साल 3,328 करोड़ रुपए का प्रावधान परिवहन के क्षेत्र में किया है, जबकि भारत सरकार 2018 को 2,18,622 करोड़ की तुलना में मात्र 2,33,083 करोड़ का प्रावधान कर सकी है। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, पेंशन में भी राजस्थान सरकार ने 7.57% का अधिक प्रावधान किया है, जबकि भारत सरकार ने 10.13% की पेंशन के प्रावधान में कटौती की है। भारत सरकार का पेंशन के भुगतान के लिए जो बजट 2,10,682 करोड़ रुपए था, वो घटकर 2021-22 में 1,89,328 करोड़ रुपए रह गया, जबकि राजस्थान सरकार ने 21,403 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 23,023 करोड़ रुपए का पेंशन भुगतान का प्रावधान रखा। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास में भी राजस्थान सरकार ने 2020-21 के संशोधित अनुमान के विरुद्ध 1.09% अधिक बजट का प्रावधान किया है, जबकि भारत सरकार ने 20-21 के संशोधित अनुमान के विरुद्ध 10.3% कम बजट ग्रामीण विकास के लिए रखा है। भारत सरकार ने पिछले साल 1,94,633 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जो इस साल 2,16,342 करोड़ रुपए है। राजस्थान सरकार ने 15,183 करोड़ से अपना प्रावधान बढ़ाकर 15,472 करोड़ रुपए रखा है। माननीय सभापति महोदय, बजट पर चर्चा के पहले दिन मैं प्रतिपक्ष के उपनेता को सुन रहा था। वो इस बात की तोहमत सरकार पर लगा रहे थे कि आपने जो है 31 दिसंबर तक कोई बजट का पैसा खर्च नहीं किया और आखिरी 3 महीने में आनंद फानन में आप अपना खर्चा दिखाना चाहते हैं। बहुत अच्छा होता माननीय सभापति महोदय कि जब वो सरकार में मंत्री थे तब भी इस बात का ध्यान रख लेते कि उनकी सरकार ने किस तरह से खर्चा किया है। मैं आपके माध्यम से पिछले 6-7 साल के आंकड़े निवेदन करना चाहता हूं कि 31 दिसंबर तक बीजेपी की सरकार ने किस साल में कितना एक्सपेंडिचर किया। माननीय सभापति महोदय, 2014-15 में 31 दिसंबर तक वसुंधरा राजे की सरकार का खर्चा था बजट प्रावधान का मात्र 50.36%। 2015-16 में था मात्र 53.57%। 2017-18 में था मात्र 49.50%। और अशोक गहलोत की सरकार में 18-19 में दिसंबर 31 तक खर्चा रहा 60.14%। 19-20 में रहा 59.22% और अभी 20-21 में रहा 62.15%। इन आंकड़ों से जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तुलना में अशोक गहलोत की सरकार ने शुरुआत के 9 महीने में भी पूरा खर्च करने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, इस साल तो हमारे प्रमुख वित्त सचिव ने बजट की प्रस्तुति के साथ ही सभी विभागीय अधिकारियों को इस बात के निर्देश दे दिए हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है उनकी क्रियान्विति के लिए अभी से काम शुरू कर दें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, केंद्रीय सहायता मद में 2020-21 में राजस्थान को प्राप्त होने चाहिए थे 19,893 करोड़ रुपए और इसके विपरीत जारी किए भारत सरकार ने मात्र 19,148 करोड़ रुपए, जो कि बजट अनुमान किया था राजस्थान को देने के लिए, उससे उसका सिर्फ 64.06% है। इस तरीके से इस साल भी
केंद्रीय सहायता मद में अभी तक राजस्थान को 10,745 करोड़ रुपए मिलने बाकी है। माननीय सभापति महोदय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 21-22 में भारत सरकार ने जो पहले 30,11,142 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया था, वो घटकर 19,000 करोड़ रुपए किया गया, जो 2.73% की कमी दिखाता है। इसके विपरीत राज्य सरकार ने अपने संशोधित अनुमान में 9.69% की बढ़ोतरी करके 1,89,700 करोड़ के प्रोविजन को 2,08,080 करोड़ रुपए माननीय सभापति महोदय किया है। तो मैंने आंकड़ों के माध्यम से आपके सामने रखा माननीय सभापति महोदय कि किस तरीके से हर क्षेत्र में भारत सरकार की तुलना में राजस्थान सरकार ने सभी प्रमुख मदों में बेहतर प्रावधान किया। अब मैं आपके सामने निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, चूंकि 2020-21 को स्टैंडर्ड ईयर नहीं था, कोरोना का प्रकोप था, कोरोना से सारी चीजें प्रभावित हुई, इसलिए मैं इस साल के बजट का कंपैरिजन 19-20 के बजट से करते हुए कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। 2021-22 के बजट में माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति की मद में राजस्थान गवर्नमेंट ने 19-20 की तुलना में 14% ज्यादा बजट का प्रावधान रखा है। 2019-20 में जो 34,291 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसे 21-22 में बढ़ाकर 44,309 करोड़ रुपए किया गया। माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में 19-20 की तुलना में 16% की बढ़ोतरी की गई। जो 12,144 करोड़ का प्रावधान था 21-22 के बजट अनुमान में, उसे बढ़ाकर के 16,269 करोड़ रुपए किया गया। इसी तरीके से ग्रामीण विकास में भी 19-20 की तुलना में 11% की माननीय सभापति महोदय बढ़ोतरी की गई है। 19-20 में जो 12,980 करोड़ का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 15,920 करोड़ रुपए किया गया। समाज कल्याण एवं पोषण की मद में 11% की बढ़ोतरी की गई। 19-20 के अंदर जो 12,587 करोड़ का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 15,563 करोड़ किया गया है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में 19-20 में जो 10,523 करोड़ का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 11,810 करोड़ किया गया है, जो 19-20 की तुलना में 6% की बढ़ोतरी है। इसी तरीके से जलापूर्ति एवं सैनिटेशन में 6,593 करोड़ का जो 19-20 का प्रोविजन था, उसको बढ़ाकर 2021-22 के बजट अनुमान में 10,024 करोड़ किया गया, जो 23% की बढ़ोतरी है। माननीय सभापति महोदय, सड़क और पुल में भी 19-20 के 5,304 करोड़ के प्रोविजन को बढ़ाकर 21-22 में 7,787 करोड़ किया गया है, जो 21% की बढ़ोतरी है। पुलिस में भी 6,274 करोड़ का जो 19-20 का प्रोविजन था, उसको बढ़ाकर 7,384 करोड़ रुपए किया गया, जो माननीय सभापति महोदय 8% की बढ़ोतरी है। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने अपना राजकोषीय घाटा 6.98% रखा है, जो एक चिंताजनक स्थिति दर्शाता है। राजकोषीय घाटा इतना अधिक रखने से जो विदेशी निवेशक भारत की तरफ आना चाह रहे थे, वो विदेशी निवेशक माननीय सभापति महोदय प्रभावित होंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। 15वें वित्त आयोग ने जीएसडीपी का जो शेयर था, सेंटर का जो शेयर था, वो जो 42% था, जम्मू कश्मीर में पैसा देने के लिए उसको घटा करके 41% कर दिया। अब मैं आपके सामने माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछले बजट से तुलना आपके सामने रखी कि राजस्थान का मौजूदा बजट मदवार किस रूप में बेहतर है।
मैंने आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय यह भी रखा कि प्रमुख मदों में भारत सरकार ने देश की जनता के लिए कितना % हिस्सा रखा है और उसकी तुलना में राजस्थान की सरकार ने कितना प्रावधान रखा है। अब मैं आपके सामने देश के अन्य राज्यों का जो पिछले 6 साल का औसत है उसकी तुलना में राजस्थान की सरकार किस रूप में बेहतर है वो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय। जलापूर्ति और स्वच्छता में बजट के अंदर देश के राज्यों का औसत है 2.3% और राजस्थान सरकार का औसत है 4.4%। जो पूरे मुल्क के 25 राज्यों से बजट प्रावधान हमारा पिछले 6 साल का बेहतर है। यह मैं 6 साल के एवरेज के आधार पर आपको निवेदन कर रहा हूं, 2015 से लेकर 2021 तक का। आवासन के अंदर हम जरूर कमजोर है, जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन माननीय सभापति महोदय शिक्षा का जो हमारा बजट प्रोविजन है 17 वो देश के 23 राज्यों के औसत से हमारा प्रोविजन बेहतर है। मात्र 7 राज्य देश के अंदर ऐसे हैं जो राजस्थान से बेहतर है। ग्रामीण विकास के अंदर जो देश के राज्यों का औसत है वो 5.9% है और राजस्थान का 6 साल का एवरेज है 7.7%, जो देश के 23 राज्यों से बेहतर है माननीय सभापति महोदय। ऊर्जा में राज्यों का औसत है 6 साल के बजट का एवरेज 5.7% और राजस्थान का एवरेज है 13.3%, जो देश के 28 राज्यों से बेहतर है। सिर्फ देश का एक बड़ा राज्य हमसे ऊर्जा के क्षेत्र में बजट प्रोविजन के मामले में आगे हैं। माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले 6 साल का राज्यों का औसत है 5.3% और राजस्थान का पिछले 6 साल का बजट प्रोविजन का एवरेज है 6.1%, जो देश के 22 राज्यों से बेहतर है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के मद में हम कमजोर हैं। राजस्थान को इसमें और अधिक प्रावधान बढ़ाने की आवश्यकता है। देश के राज्यों का औसत है 6 साल का 4.2% का बजट प्रोविजन, राजस्थान है इसमें 3.3% के एवरेज के साथ, और देश के 26 राज्य पुलिस के में बजट प्रोविजन के मामले में हमसे बेहतर है। सामाजिक सुरक्षा में भी माननीय सभापति महोदय आउटस्टैंडिंग प्रोविजन करने के बाद भी देश के दूसरे राज्य हमसे बेहतर है। दूसरे राज्यों का औसत है सामाजिक सुरक्षा का 6 साल का 4.2% और राजस्थान का है 3.3%। 22 राज्य माननीय सभापति महोदय हमसे बेहतर है। सिंचाई के अंदर राजस्थान का औसत है 2.5% और देश के अन्य राज्यों का औसत है 4%। 19 राज्य देश के सिंचाई के मामले में बजट प्रोविजन में हमसे बेहतर है। नगरीय विकास में राजस्थान ठीक स्थिति में है और जो देश के राज्यों का औसत है 3.1%, राजस्थान भी 3.1% बजट प्रोविजन पर स्टैंड कर रहा है। सबसे ज्यादा सुधार की आवश्यकता राजस्थान को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की स्कीम्स को लेकर के है। राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की स्कीम्स पर जो बजट प्रोविजन है वो टोटल का 1% है और देश के अन्य राज्यों का औसत 2.9% है, जो 19 राज्य माननीय सभापति महोदय हमसे बेहतर है। लेकिन फिर भी देश के अन्य राज्यों का आप औसत देखेंगे तो राजस्थान बहुत बेहतर स्थिति में है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारा संविधान संघीय ढांचे पर प्रशासन की अनुमति देता है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में संघीय ढांचे को लगातार कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अनेक ऐसी भारत सरकार की योजनाएं जिसका पैसा जरिए राजस्थान सरकार ही नागरिकों तक जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार को अवॉइड करके जो मनी ट्रांसफर के प्रयास हो रहे हैं उससे संघीय ढांचा माननीय सभापति महोदय कमजोर होगा। और एक और प्रयास किया जा रहा है, इस तरह के कर लगाए जाएं, इस तरह के सेस लगाए जाएं जिससे
सारा पैसा भारत सरकार के पास सीधा आ जाए। जो शेयर स्टेट को मिलता है उस मद में वो पैसा नहीं जाए और पैसे का पूरा प्रयोग भारत सरकार करे, राज्यों को कोई हिस्सा नहीं देना पड़े। अब इस साल के बजट में आधारभूत ढांचे के विकास का नाम लेकर के 2.5 रुपया लीटर पेट्रोल पर सेस बढ़ा दिया, 4 रुपया प्रति लीटर डीजल पर सेस बढ़ा दिया। आपको मैं निवेदन करूं कि जो सेंटर की रेवेन्यू रिसिप्ट है वो 19-20 में घटी और इस कारण से जो राज्यों को पैसा देना चाहिए था वो पैसा नहीं दे पाए। 2019-20 में अनुमानित था रेवेन्यू रिसिप्ट 8,09,133 करोड़ रुपए भारत सरकार को मिला था और वो घट करके कितना रह गया? 6,50,677 करोड़ रुपए, मतलब 20% कम। और हमारे प्रतिपक्ष के नेता लोन का आरोप लगा रहे थे। 19-20 की तुलना में भारत सरकार 21-22 के अंदर 27% ज्यादा उधार पैसा ले रही है। 15,06,812 करोड़ रुपए का ऋण भारत सरकार 21-22 में लेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है और मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को किस तरफ ले जा रही है। बहुत गुणगान करते हैं प्रधानमंत्री किसान निधि का, दिन के 16 रुपए किसान को देते हैं माननीय सभापति महोदय, मात्र 16 रुपए। और इसका प्रचारित इस ढंग से करें जैसे कोई बहुत बड़ा उपकार कर दिया। और इस साल के बजट में इन्होंने क्या किया? 20-21 में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था माननीय सभापति महोदय पीएम किसान स्कीम में, उसको घटा करके 21-22 में ये 65,000 पर लिया है। और नोटबंदी हो, जीएसटी हो, इस सब का नुकसान देश के हर राज्य को हुआ है। आज ये बार बार उछल करके कहते हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। क्या इन्होंने देश के दूसरे राज्यों की स्थिति पर नजर डालने की कोशिश नहीं की? 20-21 के जो शुरुआती 6 महीने हैं, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी रेवेन्यू नहीं घटी? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खुद के गृह राज्य में 20-21 के पहला 6 महीने में 21% रेवेन्यू रिसिप्ट घटी है। 21%। कर्नाटक जो इनका बीजेपी रूल स्टेट है उसमें 27% घटी है। और महायोगी आदित्यनाथ का प्रदेश उत्तर प्रदेश, उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट इनकी 6 महीने में 21% घटी है। राजस्थान की तो माननीय सभापति महोदय आपके आशीर्वाद से मात्र 17% घटी। 2017 में भारत सरकार माननीय सभापति महोदय जीएसटी कंपनसेशन का कानून लेकर के आई थी कि राज्य को 14% क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। वो सेस लगा रही है और सेस का उपयोग इस कंपनसेशन को देने में करना चाहती है। लेकिन क्या हुआ? 19-20 में 14% के हिसाब से स्टेट का क्लेम बना 1,65,302 करोड़ रुपए और भारत सरकार को सेस से रेवेन्यू कितना आया? 95,444 करोड़ रुपए। 20-21 में क्या हुआ? क्लेम बना 3 लाख करोड़ रुपए का और सेस की रेवेन्यू कितनी आई? 77,380 करोड़। अब उन्होंने कहा है कि हमने राजकोषीय घाटा 1% आपको एक्स्ट्रा दिया है, लोन के कंपोनेंट में आप पैसा लीजिए, लेकिन जो जीएसटीसी कंपनसेशन पूरे हिंदुस्तान के राज्यों को मिलना चाहिए था, पिछले 2 साल से माननीय सभापति महोदय उसमें लगातार गिरावट है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये जो सेस और सरचार्ज की रेवेन्यू है, देश के लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, देश की चुने हुए जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं जा रहा है। 1980-81 में भारत सरकार की सेस और सरचार्ज से रेवेन्यू थी 2.3%, 1980-81। और आज 2019-20 में सेस और सरचार्ज से भारत सरकार की रेवेन्यू हो गई है 17%।
2013-14 में भारत सरकार को जो सेस से पैसा मिलता था, सरचार्ज से पैसा मिलता था, 1,04,300 करोड़ रुपए, 1,04,300 करोड़ रुपए, वो बढ़कर के 19-20 में हो गया 3,37,433 करोड़ रुपए, और 20-21 में बढ़कर के हो गया 3,70,218 करोड़ रुपए। ये पूरा पैसा वो है जिसमें स्टेट का कोई शेयर नहीं है। ये पूरा पैसा भारत सरकार अपनी मनमर्जी उपयोग करती है, और देश के लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि अलग अलग तरह का सेस और सरचार्ज लगा करके किस रूप में भारत सरकार लूट रही है। और ये टैक्स रेवेन्यू, इस सरचार्ज का रेवेन्यू पिछले 8 साल में, मात्र 7 साल में करीब 3.25 गुना बढ़ गया। इससे अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान की जनता के ऊपर सेस और सरचार्ज के माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2,70,000 करोड़ रुपए का नया टैक्स थोपा है, और जिसका कोई शेयर स्टेट को नहीं मिलता है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि सेस और सरचार्ज डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अप्रैल 17 में पेट्रोल पर सरचार्ज, सेस और सरचार्ज था 12 रुपए अप्रैल 17 में, मई 20 में बढ़कर के हो गया 30 रुपए। डीजल पर अप्रैल 17 में सेस और सरचार्ज था 4 रुपए 83 पैसे, जो मई 20 में बढ़कर के हो गया 27 रुपए। नवंबर 14 से जनवरी 16 के बीच में 9 बार माननीय सभापति महोदय एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई, 9 बार। और 2014-15 में जो एक्साइज ड्यूटी से रेवेन्यू थी इनकी, वो थी 99,000 करोड़ रुपए, और 2016-17 में बढ़कर के हो गई 2,42,000 करोड़ रुपए। जो अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर प्रति बैरल कच्चे तेल का भाव गिरा, उस कच्चे तेल के गिरे हुए भाव का पैसा, लाभ हिंदुस्तान की जनता को नहीं मिले, इसलिए बार बार ये एक्साइज ड्यूटी, सरचार्ज और सेस के जरिए हिंदुस्तान की जनता की कमर तोड़ने का काम माननीय सभापति महोदय बीजेपी की सरकार ने किया। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जिस एफडीआई के मुद्दे पर भारत की पार्लियामेंट को 45 दिन तक ठप किया गया था माननीय सभापति महोदय, आज वही बीजेपी की सरकार इंश्योरेंस के अंदर 49% से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर 74% करने पर आ गई, और विदेशी सरमाएदारों को उन कंपनियों का अधिकार सौंपने की हद तक आगे बढ़ गई, और वो स्वदेशी जागरण का पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव में डिंडोरा पीटने वाले सारे लोग नागपुर में जाकर के छुप गए। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना, माननीय सभापति महोदय, विनिवेश कहां तो ये नारा था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और कर क्या रहे हैं? एयर इंडिया, आईडीबीआई बैंक, पवन हंस, बीपीसीएल, 15,000 पेट्रोल पंप है माननीय सभापति महोदय भारत पेट्रोलियम के। कितनी गैस एजेंसियां हैं, सारे कौड़ियों के भाव उनको देने का प्लान लेकर के आए। इस साल में तय किया है 1,75,000 करोड़ रुपए की सरकारी कंपनियों को बेचेंगे। माननीय सभापति महोदय, वो मतदाता जो इस उम्मीद में, देशभक्ति के जुनून में इनके साथ आया, आज क्या हालात बना दिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, इतना ही नहीं, इन्होंने तय किया इस साल के बजट में कि एक इंश्योरेंस कंपनी को भी बेचेंगे, 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी बेचेंगे। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के रिसिप्ट, जैसा आपको मैंने बताया कि इनकी रिसिप्ट 29% 2021 में घटी है, और इनका रेवेन्यू डेफिसिट जो 19-20 में 3.3% था,
वो रेवेन्यू डेफिसिट इनका बढ़कर के भारत सरकार का हो गया 2021 में 7.5%, और अब इन्होंने 5.1% का लक्ष्य तय किया। और जैसा मैंने निवेदन किया कि 2021 में इनका राजकोषीय घाटा 9.5% रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार की क्या हालत हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसके अलावा भी आगे बातें और आपके सामने रखूंगा। अब माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का जो बजट प्रस्तुत किया गया, मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। माननीय सभापति महोदय, आज की विषम परिस्थितियों में, आज के कठिन हालात में लोगों के गिरे हुए मनोबल के बीच में, चेहरे पर चिंताओं की लकीरों के सामने आज एक ऐसा उजाला अशोक गहलोत की सरकार ने इस बजट के सामने माध्यम से प्रस्तुत किया है कि पूरे राजस्थान के अंदर चौतरफा लोग गदगद है। लोग ये सोच रहे, जो सोच नहीं सकते थे, अखबार लिख रहे थे। आप 2 दिन पहले करके अखबार उठा करके देख लिए, अखबार लिख रहे थे जेब में नहीं चवन्नी और इस तरह के नकारात्मक आलेख। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट प्रस्तुत किया, हमारे प्रतिपक्ष के साथी सुन्न रह गए, आपस में इशारों से बात करने लगे, ये क्या हो रहा है। और जब अशोक गहलोत साहब कर प्रस्ताव पढ़ रहे थे तो मैंने देखा सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के उपनेता ने पेन निकाल ली कि मैं नोट करूं। और सभापति महोदय, आप रिकॉर्डिंग निकाल करके देखना, मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे कर प्रस्ताव पढ़ लिए, उनकी पेन वहीं की वहीं पड़ी रह गई, क्योंकि एक नए पैसे का कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। माननीय सभापति महोदय, मैं क्या प्रशंसा करूं। इंदिरा गांधी शहरी कार्ड क्रेडिट योजना, 50,000 नौजवान, 50,000 रुपए का ऋण प्रदेश के 5 लाख नौजवानों को इंदिरा गांधी शहरी कार्ड क्रेडिट योजना के माध्यम से मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में 10,000 को 50 करोड़ की ब्याज की सब्सिडी मिलेगी। और कोरोना का मार पड़ी है, निर्मला सीतारमण के 20 लाख करोड़ का पैकेज का हिस्सा तो राजस्थान के लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने 33 लाख परिवारों को जो 3,500 रुपए दिए, वो उनके घर पहुंचे। और अब फिर उन्होंने ऐलान किया है कि मैं उन परिवारों को 1,000 रुपए 500 रुपए की 2 किस्तों के अंदर और दूंगा। और इसके साथ ही हमारे बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, पूरक पाठ्य पुस्तकें, विशेष मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, विशेष योग्यजन बच्चे जो परमात्मा की दी हुई तकलीफ का शिकार है, उनका निर्माण कुदरत ने ऐसा किया, लेकिन हुकूमत को सबके लिए खड़ा होना पड़ता है। 1 से 4 के बच्चे जो विशेष योग्यजन है, अब तक हमारी सरकारें 40 रुपए महीने का देती थी। माननीय सभापति महोदय, सिर्फ 40 रुपए, अशोक गहलोत की सरकार ने उसको बढ़ा करके 500 रुपए किया। 5वीं से 8वीं के विशेष योग्यजन छात्रों को मात्र 50 रुपए देते थे, उसको बढ़ा करके 600 रुपए किया। और कॉलेज जाने वाले दिव्यांग और जो रोजगार स्थल नौकरी करने वाले दिव्यांगों के लिए 2,000 स्कूटी देने का फैसला किया। मुझे एक मखदूद मोइनुद्दीनवी का एक शेर याद आता है, अध्यक्ष सभापति महोदय, कि हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की हुकूमत
पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाने का प्रपंच रच के देश का वातावरण तो खराब कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान से आए हुए हमारे उन भाइयों को छत मिले, इसके लिए आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को कि उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए उन विस्थापितों को जोधपुर के अंदर विनोबा भावे नगर बसा करके उनको वहां पर बसाने का फैसला किया, उनको रियायती दर पर आवास देने का निर्णय किया। इसके साथ ही कलाकारों के लिए अलग से कोष की स्थापना। बहुत सी हमारे यहां माननीय सभापति महोदय ऐसी जातियां हैं जो शराब का धंधा करती है, घर में ही शराब बनाती है, घर में ही बेचती है, वो उनकी आजीविका का साधन है। सालों से वो लोग यही काम करते आए, लेकिन उन सारे लोगों को वहां से निकाल करके मुख्य धारा में ला करके आगे बढ़ने का अवसर कैसे दिया जाए, ये भी अशोक गहलोत साहब ने सोचा और 100 करोड़ रुपए का नवजीवन कोष बनाया उन हथकढ़ शराब से जीविका बिताने वाले लोगों के कल्याण के लिए। इससे ज्यादा समाज के सबसे पीछे हुए बैठे हुए व्यक्ति के लिए क्या सोचा जाएगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा, कोरोना का वक्त था, लोगों का जाना मुश्किल था, मौतें होती थी, सामान्य मौतें भी होती थी, कोरोना से भी होती थी, लेकिन एक मुख्यमंत्री का सोच देखिए, मोक्ष कलश योजना उन्होंने शुरू की और सारे उन लोगों को मौका दिया कि वो अपने बुजुर्गों की अस्थियां वहां पर प्रवाहित कर सके। उस कठिन समय में भी माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, और इन विपरीत परिस्थितियों में भी राजस्थान जिस मजबूत ढंग से खड़ा है, आंकड़े उसके गवाह है माननीय सभापति महोदय। पूरे भारत में बैंकों के अंदर जमाओं में मात्र 11.03% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन राजस्थान की बैंक जमाओं में माननीय सभापति महोदय 13.15% की बढ़ोतरी हुई है। ऋण जमा अनुपात पूरे हिंदुस्तान का 72.04 है। लोन एंड डिपॉजिट रेशियो राजस्थान का उससे बेहतर 75.41% है माननीय सभापति महोदय। और ऋण वितरण में भी इन विपरीत परिस्थितियों में बढ़ोतरी हुई है। पूरे हिंदुस्तान में 5.7% है ऋण बढ़ोतरी, राजस्थान 8.97% पर है माननीय सभापति महोदय। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीजेपी के दोस्त चले गए, नहीं तो उनको बताता मैं कि आपका जो ये स्टैंड अप इंडिया प्रोजेक्ट है, क्या हाल है उसका। राजस्थान के लिए 13,642,00,000 रुपए का प्रावधान स्टैंड अप इंडिया में था और मात्र 19 लोगों को लाभान्वित किया पूरे साल में, मात्र 19, जिसमें सिर्फ 4,25,00,000 रुपए की माननीय सभापति महोदय स्वीकृति दी। अब जो जैसा कि मैं आपको जिक्र कर रहा था, आज जरूरत है इस बात की। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में इस पर प्रवचन दिया। ये अलग बात है कि वो खुद के मन की बात कहते हैं, दूसरों की सुनते नहीं। माननीय सभापति महोदय, जलवायु की उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया, पर्यावरण की ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने उस प्रदूषण को रोकने की दिशा में इस बजट में कदम उठाए। क्या हमारी ये पेट्रोल की गाड़ियां कम नहीं होनी चाहिए? क्या हमारी ये डीजल की गाड़ियां कम नहीं होनी चाहिए? क्या इनसे प्रदूषण को बढ़ावा नहीं मिलता है? अशोक गहलोत साहब ने ई व्हीकल में SGST के पुनर्भरण का निर्णय किया। 2 व्हीलर पर 5 से 10 हजार रुपए का अनुदान देने का निर्णय किया ई व्हीकल के अंदर। 3 व्हीलर के अंदर 10 से 20 हजार रुपए का अनुदान देने का निर्णय किया। और आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब इस सदन में किसान बिल पर चर्चा हो रही थी, प्रतिपक्ष के हमारे साथी मांग कर रहे थे कि आप किसान कल्याण कोष में राहत दीजिए, आप आड़त में राहत दीजिए, आप मंडी टैक्स में राहत दीजिए। अशोक गहलोत की सरकार ने वो राहत दी। गुड़, चीनी, देसी घी, इमारती लकड़ी, सब पे टैक्स घटाया। मंडी शुल्क 1 रुपए 60 पैसे 1 रुपया किया।
कृषक कल्याण सुख 1% से घटा के 50 पैसे किया, फल सब्जी पर 2% से घटाकर 1% किया, आड़त 6% से घटाकर 5% की। आखिर इन सारी चीजों का लाभ माननीय सभापति महोदय राजस्थान के हर तबके के लोगों को मिलेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आरोप लगाते हैं प्रति व्यक्ति आय को लेके। आप देश का औसत लीजिए, आप राजस्थान का औसत लीजिए। 19-20 में जो प्रति व्यक्ति आय 78,390 रुपए थी, वो मात्र राजस्थान में 7.7% घटी है, क्योंकि विपरीत हालात थे। जिम्मेदार उसके लिए बीजेपी के लोग हैं, लेकिन ऑल इंडिया के अंदर ये 8.95% प्रति व्यक्ति घटी है। जो राजस्थान में 19-20 में प्रति व्यक्ति आए 78,390 रुपए थी, घटकर 72,297 रही। वही भारत सरकार की 94,954 रुपए से घटकर 86,456 रुपए रह गई माननीय सभापति महोदय। और इन विपरीत परिस्थितियों में भी माननीय सभापति महोदय मैं हमारे किसान को धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान का खाद्य उत्पादन 19-20 की तुलना के अंदर 2.08% बढ़ा है। 19-20 में राजस्थान ने 2,65,081 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया। वो बढ़कर 20-21 में बढ़कर 271.33 लाख मैट्रिक टन हो गया माननीय सभापति महोदय। और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इतना ही नहीं, डिपॉजिट भी जो बैंकों में जमा राशि है वो भी राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर है। 19-20 की तुलना में सितंबर 19 से तुलना में सितंबर 20 का आंकड़ा मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। राजस्थान में 13.15% की डिपॉजिट में बढ़ोतरी हुई, जबकि ऑल इंडिया की बढ़ोतरी मात्र 11.03% है। माननीय सभापति महोदय, हमारे सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोरोना के समय में हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह की थी, अशोक गहलोत साहब ने 1600 करोड़ रुपए वो रिलीज करके राजस्थान के 5 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा दिया है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को 10 करोड़ रुपए दिए। हमारे संविदा कर्मियों की जो समस्याएं हैं, जिसकी कैबिनेट की सब कमेटी लगातार सुनवाई कर रही है, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि संविदा कर्मियों का विभागवार कैडर तैयार करने का इस सरकार ने निर्णय लिया। मुझे आज याद आता है माननीय सभापति महोदय, जब मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक होता था और 2008 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की मौजूदगी में मुझे बात कहने का मौका मिला था। तब मैंने जो विनती उसमें उनके सामने की थी, आज राजस्थान ने वो उपलब्धि प्राप्त कर ली है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो राजस्थान ने की माननीय सभापति महोदय, सबको जो हेल्थ कवरेज दिया है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सार्वभौमिक चिकित्सा सुविधा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हमारा पीएससी जो 15 जांच करता था, बढ़ा करके 61 कर दिया। हमारी सीएससी जो 37 जांच करती थी, बढ़ा करके 95 कर दी। हमारे उप जिला चिकित्सालय जो 56 जांचें करते थे, बढ़ा के 109 कर दी। हमारे जिला चिकित्सालय जो 56 जांचें करते, उनको बढ़ाकर 133 रुपए कर दी। और राजस्थान के हर तबके के लोगों को उस बीमा में शामिल किया है, चाहे वो लघु एवं सीमांत काश्तकार हो, चाहे वो संविदा कर्मी हो। और जो टैक्स पेयर है उनको जरूर 850 रुपए भर करके उस हेल्थ कवरेज का लाभ लेना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात तो यह है, आप सभी जानते हैं कि इस समय 10 में से 3 मरीज कैंसर के आ रहे हैं। जोधपुर डिवीजन के अंदर ये समस्या कुछ ज्यादा ही, उन्हें जयपुर जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता था या बॉम्बे जाना पड़ता। अशोक गहलोत साहब ने जोधपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने का निर्णय किया, उसके लिए मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे बच्चे चिंता में रहते हैं अपने भविष्य को लेकर के, कई तरह के तनाव उनको रहते हैं, सुविधाओं की कमी रहती है,
ये जरूरी है सरकार के लिए कि उनको उन विचारों से जोड़ें कि जो मैटेरियलिस्टिक अप्रोच को उन पर हावी नहीं होने दें। हमारे सारे बच्चों को जो छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनको सर्वोदय विचार परीक्षा से गुजरना होगा। आपके पीछे उन्हीं महात्मा गांधी जी की तस्वीर है। ये सर्वोदय का विचार उनका और विनोबा भावे का दिया हुआ है। अगर जीवन में मैटेरियलिस्टिक अप्रोच उन पर हावी नहीं होगी तो वो तनाव मुक्त रहे होंगे। और ये बहुत अच्छा होगा कि उस उम्र में उनको इन विचारों से जोड़ा जाए, उसे समझे, उससे वो समझ सके। महात्मा गांधी बिना ऊपर के वस्त्र नहीं है, उनको नहीं पहने हुए हैं, पूरी जिंदगी नहीं पहने। क्यों नहीं पहने? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उड़ीसा के अंदर जब महात्मा गांधी आज़ादी के आंदोलन में सभा लेने के लिए गए, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी उनके साथ होती थी। गांव के लोग सुनने नहीं आए तो कस्तूरबा गांधी घरों में गई, घरों में तो क्या झोपड़ों में गई। एक जगह आवाज दी उन्होंने तो 3 महिलाएं मिली। उन 3 महिलाओं से कस्तूरबा गांधी ने कहा कि तुम बापू की सभा सुनने क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि हम आना तो चाहती थी पर हमारे पास पहनने का वस्त्र एक ही है, इसलिए हम आ नहीं सके। कस्तूरबा गांधी ने वो घटना बाबू को बताई और उसी दिन बाबू ने ये तय किया कि जिस मेरे देश की नारियों के पास पहनने के पूरा वस्त्र नहीं है, उस दिन से वो दिन है और आज का दिन है, हमेशा इस तरह से बदल में हमने उनको देखा। तो उस सोच से जोड़ने का फैसला हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया और ये आज के समय में बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोग सिर्फ महात्मा गांधी का चश्मा लगाना चाहते हैं, लोग सिर्फ महात्मा गांधी की मूर्ति पर हाथ जोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उस वक्त कहना पड़ा कि तुम तो प्राण दे चुके बापू, स्वयं उन्हें साधारण जान, कृपया कभी न करना अब फिर अपने दिए हो का दान। उन्हें न्यास सा रखना आगे, अब उनका उन पर अधिकार उन्हीं का, उनमें है जिनके भगवान और भाग्य जिनके है जाके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, हर यूनिवर्सिटी में फ्री वाईफाई लाइब्रेरी, हर स्कूल में स्मार्ट टीवी। हम चाहते हैं, ऑनलाइन समय की मांग है, हमारे बच्चों को उसमें कैसे बेहतर सुविधा दी जाए। 82 करोड़ रुपए का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए किया। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीजेपी के दोस्तों ने गायों को लेकर के बहुत बात की। जैसा मैंने पहले भी सदन में कहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर गौ सेवा की आशीष अगर किसी भी राजनेता के खाते में आएगी तो वो अशोक गहलोत है। माननीय सभापति महोदय, बीजेपी की सरकार ने 2015 से लेकर 18 तक जब इनकी सरकार थी, गौशालाओं को मात्र 499.46 करोड़ रुपए की सहायता दी 3 साल में। और अशोक गहलोत की सरकार ने 18-19 से लेकर के अब तक 1528 करोड़ रुपए की सहायता माननीय अध्यक्ष महोदय दी, जिसमें इस सरकार के वक्त में 1029.45 करोड़ रुपए की सहायता माननीय सभापति महोदय दी गई। इनके वक्त में मात्र गौशालाओं में 7,17,000 गोवंश को सहायता दी गई। अशोक गहलोत की सरकार ने 9,30,000 गोवंश को सहायता उपलब्ध कराई। इनके कार्यकाल में मात्र 1,601 गौशालाओं को लाभान्वित किया गया, जो कुल गौशालाओं का बात 54% था। अशोक गहलोत की सरकार ने 2018 गौशालाओं को लाभान्वित किया, जो कुल गौशालाओं का 67% है माननीय सभापति महोदय। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार बनते ही इस बात का निर्णय किया कि जो बड़ा पशु है उसको 16 रुपए से बढ़ा करके 20 रुपए करेंगे, नहीं 32 रुपए से बढ़ाकर 40 करेंगे, और छोटे पशु के बढ़ा करके 16 रुपए से 20 रुपए करेंगे। और ये 6 महीने का अनुदान देने वाली हिंदुस्तान की पहली सरकार अशोक गहलोत की सरकार है। इन्होंने कहा नंदी गौशाला, आप में से कोई भी जवाब दे तो बता देना कि तुम्हारे 2 सरकार तक तुमने जिला स्तर पर कितनी नंदी गौशालाओं की स्थापना की।
आखिरी साल में इन्होंने 4 बजट घोषणाएं की थी माननीय सभापति महोदय। बायोगैस सहभागिता, जिला स्तरीय नंदीशाला, गौशाला विकास योजना, नापासर गांव में गौ अभयारण्य। इन चारों बिंदुओं में से एक बिंदु पर काम किया हो तो जब यहां पर आओ सदन में तब आकर के इस बात का जवाब दे दें। अशोक गहलोत की सरकार ने 3 जिलों के अंदर नंदी गौशालाओं का काम पूरा हो गया, 2 में चल रहा है और 11 जिलों के अंदर प्रारंभ होने वाला है। 16 जिलों के अंदर नंदी गौशालाओं का माननीय सभापति महोदय बजट आवंटित कर दिया गया। गौशाला विकास योजना में 68 गौशालाओं को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई। कामधेनु डेयरी 16 जगह पर स्वीकृत की गई और इसके साथ ही ये अवैध नर पशु गाय घूमती नहीं फिरे, इसके लिए इन्होंने वो इंजेक्शन लगाना भी शुरू किया है। सीमेंट योजना के अंदर सेक्स्ड सॉर्टेड सीमेंट योजना, जिसमें 10 करोड़ का प्रावधान किया है और इससे ये जो आवारा घूमते हैं इनकी संख्या में आने वाले वक्त में माननीय सभापति महोदय कमी आएगी। और अब जो नंदी गौशाला की स्थापना के लिए इन्होंने निर्णय किया 1.5 करोड़ रुपए देने का और इन नंदी गौशालाओं को अनुदान भी माननीय सभापति महोदय ये बढ़ाने का निर्णय माननीय सभापति महोदय इन्होंने किया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा एक और बेहतरीन चीज जो राजस्थान सरकार ने की है उसका मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंपनी अलग से एस्टेब्लिश करने की घोषणा की, जो एक स्वागत योग्य कदम है। और इन्होंने जो जाते जाते 800 और कुछ रुपए की घोषणा की थी, जिसके लिए कोई बजट प्रावधान फार्मर के लिए नहीं किया। कुछ समय तक तो उसको सरकार चलाती रही, लेकिन बाद में बंद कर दिया। और अब अशोक गहलोत साहब ने प्रत्येक किसान को महीने का 1000 रुपए का अनुदान एग्रीकल्चर यूज पर देने का निर्णय किया है। साल के 12,000 रुपए तक का दिया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं बीजेपी के दोस्तों से कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार कर रहे थे प्रत्याशी के रूप में, तब उन्होंने वायदा किया था कि देश के किसानों का मैं कर्जा माफ करूंगा। 7 साल में फूटी कौड़ी इन्होंने माफ नहीं की। आज लोग मनमोहन सिंह को याद करते हैं कि उन्होंने 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। और अभी मातृकुंडिया के अंदर जो कांग्रेस का किसान सम्मेलन हुआ, उदयलाल जी आंजना सब बैठे नहीं है, उसमें अशोक गहलोत साहब ने फिर ऐलान किया है कि किसानों का राष्ट्रीयकृत कर्जों का कर्जा माफ करने के लिए भारत सरकार आगे आए। वन टाइम सेटलमेंट में अगर भारत सरकार आगे आती है, बैंक आगे आते हैं, बैंक तैयार होते हैं, तो वन टाइम सेटलमेंट के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं पैसे भरने को तैयार हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का और कृषि के इंश्योरेंस का बहुत जिक्र करते हैं। मैं देश के कृषि मंत्री ने पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उससे पूरे देश के लोगों को मालूम पड़ सकेगा कि इस बीमा योजना के क्या हाल है। इन 2019-20 द नंबर ऑफ रिजेक्टेड क्रॉप इंश्योरेंस claims was 9.28 lakh. 9.28 lakh. The number of farmers' crop insurance claims that were rejected by insurance company under the center's flagship Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana PMFBY multiplied 10 times in just 2 years. According to data provided by Agriculture Minister Narendra Singh Tomar in response to a question in the Rajya Sabha on Friday. In 2017-18, the number of rejected claims was 92,869. In the next year, 2018-19, the figure more than doubled to 2,04,000. By 2019-20, it was 9.2 lakh
a hoping 900% increase। ये तो हाल है माननीय सभापति महोदय, और किसानों का भला करना चाहते हैं। 2020 के अंदर किसानों की आमदनी को दुगना करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज देश के क्या हालात हो रहे हैं। मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय। एक नौजवान देश में इस रूप में लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर हमला हो रहा है। क्या जुडिशरी, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या एक पत्रकार ने वाराणसी के गांव में माननीय सभापति महोदय एक खबर छापी कि मिड डे मील के अंदर स्कूल के बच्चों को रोटी के साथ नमक दिया गया। आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। खबर छपी, उस पत्रकार पवन कुमार जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, और माननीय सभापति महोदय जो सोर्स था खबर देने वाला, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। वो पत्रकार पवन कुमार जायसवाल घबरा गया, दिल्ली चला गया, कई दिन तक दिल्ली के अंदर छुपा हुआ रहा, और कोर्ट से उसको इंटरिम बेल मिल गई। लेकिन वो जो सोर्स था खबर का, जिसने जानकारी दी कि स्कूल के अंदर बच्चे को रोटी के साथ नमक वितरित किया जा रहा है, उसको माननीय सभापति महोदय उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तो देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में एक पत्रकार के द्वारा ये खबर छापना भी गुनाह है। माननीय सभापति महोदय, दुनिया भर के अखबारों में लिखा गया। इंदौर के अंदर एक कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन अपना कार्यक्रम करने वाला था। उसने अपना कार्यक्रम किया नहीं, करने वाला था। बीजेपी के एक एक्स एमएलए का लड़का पहुंच गया, झगड़ा करने लग गया। उन्होंने कहा कि अभी हमने प्रस्तुति नहीं दी है। कुछ लोग देखने भी आए थे, बॉम्बे से देखने आए थे, कुछ इंदौर से देखने आए थे। उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया, और वो जो देखने आए थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। देश के अंदर कुछ लिखना, कुछ बोलना क्या अपराध है? मैं आपको याद दिलाऊंगा दिशा रवि क्या किया। एक खुला डॉक्यूमेंट था इंटरनेट पर, उसने फॉरवर्ड करने का काम किया। कौन सा गुनाह है उसमें? लेकिन आप कल का वॉशिंगटन पोस्ट पढ़िए, आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़िए, दुनिया भर के अखबारों में आर्टिकल छप रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, वॉशिंगटन पोस्ट और द इकोनॉमिस्ट ने भारत में लोकतंत्र और सरकार द्वारा नागरिक अधिकारों पर प्रहार को प्रमुखता से उठाया है, लेकिन पॉप सिंगर रिहाना के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ने वाली सरकार इस बार चुप है। कारण यह है कि इन पत्रिकाओं ने जो कुछ लिखा है वह सच है। वॉशिंगटन पोस्ट के संपादकीय बोर्ड ने लिखा है कि भारत के लोकतंत्र के दावे पर सवालिया निशान लगाया जाना चाहिए। अखबार ने यह शीर्षक उस रिपोर्ट में लगाया है जिसमें भारत के इन दिनों के हालात, शासन प्रशासन की व्यवस्था आदि का आकलन किया गया है। इनमें संसद में बिना वोटिंग के पास किए गए कृषि कानून और एक खुले दस्तावेज को एडिट करने के लिए एक युवा महिला कार्यकर्ता को जेल में डालने का जिक्र है। जिस मुल्क ने इस दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, आज क्या हो रहा है? जिस देश हमारा कल्याण मंत्र रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे वेदों की भावना का, हमारे वेदों के ज्ञान का क्या हो गया है? ये लोग छोटी सी आलोचना सहन नहीं कर सकते माननीय सभापति महोदय। और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अपने द इकोनॉमिस्ट ने लिखा, अपने आलोचकों को लेकर भारत का रवैया न सिर्फ खराब है बल्कि पाखंडपूर्ण है। मोदी सरकार की हरकतों ने उसे घटिया और मूर्ख साबित किया है। आप कल्पना करिए। और आगे ये भी लिखा है, एक इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा गुरुजी गोलवलकर को सरकारी तौर पर श्रद्धांजलि देने का मुद्दा भी उठाया है।
पत्रिका ने लिखा है, गोलवलकर का विश्वास था कि नाजियों की जर्मनी ने जिस तरह अपने यहूदियों के साथ सलूक किया, उसे भारत को सबक लेकर सीखना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए। आज दुनिया भर के अखबारों के अंदर भारत की थू-थू हो रही है। और माननीय सभापति महोदय, सत्ता के अहंकार के अंदर ये सरकार बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, किसी भी पेशे को अपनाने की आजादी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आजादी, एसोसिएशन बनाने की आजादी, सब पर हमला कर रही है। अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचारी सरकार आज हम देख रहे हैं। लाखों किसान आज बैठे हुए हैं माननीय सभापति महोदय सड़कों पर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रैलियां हो रही है। क्या मांग कर रहे हैं? मिनिमम सपोर्ट की मांग कर रहे हैं, सपोर्ट प्राइस। देश के मात्र 6% किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रही है। और प्रधानमंत्री जी खुद जब मनमोहन सिंह द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के अध्यक्ष थे। उस कमेटी ने 2011 में जो रिपोर्ट दी अपनी, प्रधानमंत्री के खुद के दस्तखत से जो रिपोर्ट तत्कालीन भारत सरकार को सबमिट हुई, उसमें लिखा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेजिटिमेट किया जाना चाहिए। आज देश का किसान क्या मांग कर रहा है कि इन कृषि कानूनों के अंदर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेजिटिमेट करिए, उनको कानून का हिस्सा बनाइए, इन काले कानूनों को वापस लीजिए। वो कानून जो बिना चर्चा के पारित किए गए, वो कानून जो देश की जनता को धोखा देते हुए कोरोना के चरम टाइम में 5 जून को ऑर्डिनेंस ला करके इस देश की जनता पर थोपे गए। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था, पारित नहीं हो सकता था। लोगों ने, वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने वह डिमांड की कि डिवीजन किया जाए, डिवीजन नहीं किया गया, उनको चर्चा का मौका नहीं दिया गया और शोरगुल के बीच में उन कानूनों को पारित कर दिया गया। और आज 200 किसान वहां शहीद हो चुके हैं। उन किसानों को आतंकवादी बनाया जा रहा है। और लाल किले पर जिस घटना का जिक्र बार बार किया जा रहा है माननीय सभापति महोदय, जो सिंधु नाम का लड़का वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का हिस्सा बनते हुए वो नापाक घटना लाल किले के अंदर की गई। उस सिंधु का प्रधानमंत्री जी के घर का फोटो आज मौजूद है, गृह मंत्री के साथ उनका फोटो मौजूद है। और वो मुख्य प्रचारक था धर्मेंद्र के बेटे सन्नू देओल के चुनाव प्रचार के अंदर। इस तरह के हालात माननीय सभापति महोदय देश के अंदर बने हुए हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार किस रूप में हमले हो रहे हैं। आपको याद होगा गौरी लंकेश का, गौरी लंकेश नाम की महिला पत्रकार की हत्या क्यों की गई? क्यों कि उन्होंने इनके खिलाफ लिखा था। और आज एनडीटीवी पर बार बार क्यों अटैक होते हैं? क्यों उन पत्रकारों को नौकरी से निकलवाया जाता है जो पत्रकार इस सरकार को पसंद नहीं आते, इन सरकार के खिलाफ लिखते हैं? मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, पुण्य प्रसून वाजपेयी को क्यों निकाला गया? मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार के साथ वो घटना क्यों हुई? और दूसरी तरफ अर्णब गोस्वामी जैसे लोग जिन्होंने इस देश के खुफिया सूचनाएं लिख की, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए सरकार से सांठगांठ की और एक क्राइम किया, आज उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही माननीय सभापति महोदय। शशि थरूर जैसे आदमी पर, जो राज्यसभा का सांसद है, नहीं लोकसभा के सांसद है, देश के लोकप्रिय नेता हैं, यूएनओ में रहे, इस सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया किसान आंदोलन को लेकर के माननीय सभापति महोदय। और उन लोगों को आतंकवादी कह रहे जो मुगलों के खिलाफ लड़े, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, दीवार में चिंजाने दिया, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। माननीय सभापति महोदय, पूरा देश चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा गया था कि चुनाव के वक्त तो वादा किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, और 2014 के अंदर भारत सरकार ने कि कृषि मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम एमएसपी नहीं दे सकते। और आज भी देश के 94% लोगों को एमएसपी माननीय सभापति महोदय नहीं मिल रही। संविधान के अनुच्छेद 14 का लगातार देश के हर इलाके के अंदर माननीय सभापति महोदय हनन हो रहा है। जो आदमी मोदी के खिलाफ कोई बात कर दे, कोई टिप्पणी कर दे, राजस्थान का भी एक कॉमेडियन है श्याम रंगीला,
आपने पिछले दिनों उनका वीडियो देखा होगा। एक पेट्रोल पंप पे उन्होंने शूट किया और पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव बढ़ाने को लेकर के उन्होंने उस पर अपनी परफॉर्मेंस दी। आपको ताज्जुब होगा माननीय सभापति महोदय, उस कंपनी के डीलर को बाध्य किया गया कि उसके खिलाफ कार्रवाई करो कि हमारे यहां आकर शूट कौन किया, क्यों किया गया। ये कैसा, इस देश के अंदर तो कबीर ने क्या नहीं लिखा, रैदास ने क्या नहीं लिखा, मीराबाई ने क्या नहीं लिखा, पर उस देश ने उन सब बातों को सम्मान दिया, एक असहमति को व्यक्त करने का हमेशा अधिकार दिया। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, देश भर में ऐसे मुकदमे जिसमें आर्टिकल 14 का हनन हुआ है, 405 मुकदमे देश भर में 2014 के बाद दर्ज हुए, और जिसमें 96% मुकदमे मोदी के खिलाफ कोई कॉमेडी करने, कोई टिप्पणी करने या कुछ लिखने के लिए दर्ज किए गए, और 149 लोग माननीय सभापति महोदय इसके अंदर आरोपी बनाए गए हैं। आज आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राकेश टिकैत को रोना क्यों पड़ा। वो आदमी जो कड़ाके की ठंड में कई दिनों तक बैठा हुआ था, वो आदमी जो लाखों किसानों के साथ सिंधु बॉर्डर पर डटा हुआ था, पुलिस ने जिस रूप में उनके सामने किसानों को पकड़ पकड़ करके पीटना शुरू किया, लहूलुहान करना शुरू हुआ, उसी का नतीजा था कि उनकी आंखों पर आंसू आ गए। आज राकेश टिकैत के खिलाफ मुकदमा है, देश के सारे उन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, और ये क्यों? इसलिए किए गए कि ये कानून मिली भगत से लाए गए थे, उन पूंजीपतियों के साथ एक आकर के लाए गए थे। कानून आए नहीं, कानून पार्लियामेंट से पारित हुए नहीं, उससे पहले तो 7 मई को हरियाणा सरकार ने अडानी की 100 एकड़ लैंड का माननीय सभापति महोदय लैंड यूज चेंज कर दिया, और वहां पर स्टोर बन गए, चैन बन गए, गोदाम बन गए। आज उन पूंजीपतियों को ये क्या जवाब दे? ये कैसी सरकार है माननीय सभापति महोदय? लाखों किसान बैठे हुए, उनकी टॉयलेट बंद कर दी आपने उनका पानी बंद कर दिया, आपने खाना बंद कर दिया, आपने इंटरनेट बंद कर दिया। आप इंटरनेट का माननीय सभापति महोदय रिकॉर्ड उठा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पिछले 7 साल के अंदर देश में कितनी जगह इंटरनेट बंद किया गया। और यह कैसा तरीका है माननीय सभापति महोदय, लोग वोट देकर के जिनको राज में काबिज करते हैं, आप पैसा देकर के उनको खरीद लेते हैं। फिर लोगों के वोट देने का क्या मतलब? आपने अरुणाचल में क्या किया, आपने गोवा में क्या किया, आपने गुजरात में क्या किया, आपने मध्य प्रदेश में क्या किया? मध्य प्रदेश के अंदर जब चरम कोरोना चल रहा था, तब माननीय सभापति महोदय विधायकों को करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त करके उनसे इस्तीफे दिलवाए गए, और उनके जरिए वापस चुनाव के जरिए यह सरकार बनाने का रास्ता। माननीय सभापति महोदय, देश का प्रजातंत्र आज खतरे में है। ये मैंने नहीं कहा, सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय सभापति महोदय देश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया था कि प्रजातंत्र किस रूप में खत्म है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, क्या वायदा था नोटबंदी में? जब 8 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री ने 8 बजे भाषण दे आकर के टीवी पर कहा था, नोटबंदी से क्या होगा? भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन सामने आएगा, आतंकवाद खत्म होगा। क्या होगा? पूरी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। किस रूप में जीएसटी लेकर के आए? जब अपोजिशन में थे तो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, और एक बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे जिस रूप में लेकर के आए माननीय सभापति महोदय, उसे देश में चारों तरफ लोगों को दुखी करने का ही काम किया है। आज डिजिटल इंडिया का क्या हाल है, आज स्मार्ट सिटी का क्या हाल है, आज मेक इन इंडिया का क्या हाल है, और माननीय सभापति महोदय स्किल इंडिया में क्या हो रहा है, हर हर गंगे योजना का क्या हुआ, और
एक बहुत षड्यंत्रपूर्ण तरीके से न्यायपालिका को भी डिक्टेट करने का काम हो रहा है। आज राजस्थान में 50 न्यायाधीशों के पद है, 50 में से माननीय सभापति महोदय 27 पद खाली पड़े हुए हैं। क्या मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जान सकता हूं कि इन पर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? माननीय सभापति महोदय, सिफारिशें भेजने के बाद एक साल तक ये प्रस्ताव पड़े रहते हैं और लोगों को राहत नहीं मिलती। माननीय सभापति महोदय, पिछले 2 साल के अंदर कौन सा ऐसा तबका है जिसकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने का काम सरकार ने नहीं किया? आप कोरोना का प्रबंध उठा करके देखिए, पूरे देश के अंदर कोरोना के प्रबंधन की एक मिसाल दी जा रही है। छोटी छोटी जगह पर कोरोना लैब एस्टेब्लिश की गई, मेडिकल कॉलेज खोले गए। खुद अमेरिका की प्रेसिडेंट की प्रेस एडवाइजर ने राजस्थान के कोरोना प्रबंधन पर एक आर्टिकल लिखा और माननीय सभापति महोदय 2 घंटे और 50 मिनट का वो मुख्यमंत्री महोदय का भाषण समाज के हर तबके की इच्छा को पूर्ण करने वाला था, हर तबके की इच्छा को उसमें समाहित करने वाला था। और मैं आखिर में एक शेर के साथ अपनी बात माननीय सभापति महोदय खत्म करता हूं। कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको, इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। धन्यवाद।